सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुलाबी सुंडी से कपास की खेती को बचाने के लिए कपास किसानों को कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं प्रशिक्षित। गुलाबी सुंडी के लार्वा को नष्ट करने के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। गुलाबी सुंडी कपास को मध्य और अंतिम अवस्था में पहुंचाती है नुकसान। बरसात के मौसम में किसान मक्का की खेती से कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। बरसाती मक्के की अधिक उपज हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना है बेहद जरूरी। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। अगले 4-5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों को हर साल कपास की फसल में लगने वाली गुलाबी सुंडी कीट से काफी नुकसान होता है। ऐसे में इस नुकसान को कम करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस साल बीटी कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए कृषि विभाग के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों ने कमर कस ली है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य और दक्षिणी भारत में बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस कारण से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है। जिन किसानों ने पिछले साल के कपास की लकड़ियों का ढेर अपने खेत में लगा कर रखा है, वहां इस कीट का प्रयोग ज्यादा देखने को मिला है। गुलाबी सुंडी कपास की फसल को मध्य और अंतिम अवस्था में नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि गुलाबी सुंडी टिंडे के अंदर अपना भोजन ग्रहण करती है, जिससे कपास की पैदावार और गुणवत्ता पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि विभाग श्री गंगानगर ने बताया कि फसल चक्र के दौरान गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी और नियंत्रण के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से फसल में लगाएं। गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी के लिए प्रतिदिन सुबह शाम खेत का निरीक्षण करते रहें। गुलाबी सुंडी से प्रभावित नीचे गिरे टिंडे, फूल, टोडी और फूल को एकत्रित कर नष्ट कर दें। गुलाबी सुंडी के प्रकोप वाले क्षेत्रों से नए क्षेत्र में कपास की लकड़ियों को नहीं ले जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को एक ही कीटनाशक का छिड़काव बार बार नहीं करना चाहिए। जिस कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ हो, उस कपास को घरों या गोदामों में भंडारित नहीं करना चाहिए। खरीफ सीजन में खरपतवार की समस्या अधिक देखी जाती है, इसलिए सही समय पर निराई गुड़ाई करके उचित प्रबंधन करना जरूरी है। खेत में उगे खरपतवार मिट्टी से पोषण ले लेते हैं, इसका असर फसलों पर पड़ता है। खरपतवार के कारण उपज में 40-50% का नुकसान हो सकता है। बरसात के मौसम में खरीफ मक्का की खेती की जाती है। ये किसानों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इस सीजन में लगाए गए मक्के की पैदावार अच्छी होती है और इससे किसानों को अच्छी कमाई होती है। खरीफ मक्के की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का सही तरीके से प्रबंधन बेहद जरूरी है। बारिश के मौसम में खेत में खरपतवार अधिक उगते हैं और इसके मक्के के पौधों पर खराब असर पड़ता है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए बरसाती मक्के की अधिक उपज हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 1.0 से 1.5 ग्राम एट्राजिन की जरूरत होती है, जिसे 600 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
सरकारी मदद से यहाँ किसान पपीते की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पपीता एक ऐसा फल है जिसे देश के हर कोने में पसंद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के किसान भी पपीते की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि विशेषज्ञों से सलाह और सरकारी मदद से कृषि करना अब किसानों को हर मुसीबत में विकल्प और सहायता मुहैया करवा रही है। पपीते की खेती से अब यहाँ के किसान न केवल लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि किसानों के जीवन में खुशहाली आ गई है। ये पहले खेती बंजर पड़ा रहता था, उसके बाद उद्यान वाले आए और हमें योजना दिए और मल्चिंग दिए कि यहाँ पपीता का खेती शुरू किया जाए। उसके बाद हम लोग पपीता का खेती शुरू किए और हमें 30 या 35 टन बेच चुके हैं। उसके बाद हमें 6 या 5 लाख का लाभ भी मिला है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना सहायक संचालक आभा पाठक ने बताया कि कोरबा जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ किसानों को सब्जी की खेती के साथ ही पपीते की खेती को लेकर प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को मल्चिंग के साथ ही खेती की विधि बताई गई, जिससे पहले ही वर्ष में किसानों को पपीते की बम्पर खेती करके अच्छा मुनाफा हुआ। पपीते की खेती इतने बृहद स्तर पे कोरबा में प्रारंभ होना अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक ही रहेगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत मल्चिंग का लाभ दिया गया है ताकि उनका खरपतवार नियंत्रण में जो उनका लागत है वो कुछ कम किया जा सके। किसान द्वारा अभी तक लगभग 35 टन पपीते के फल का विक्रय किया जा चुका है, जिससे उनको लगभग 5,25,000 रुपए की आय हो चुकी है। और अभी जो पपीता का तोड़ाई का जो कार्य है वो अभी प्रगतिरत है और लगभग इतनी ही मात्रा में उत्पादन अभी बहुत अपेक्षित है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को जहां उन्नत खेती की विधि बताई जा रही है, वहीं केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उन्नत फसल के उपयोग आने वाले यंत्र और अन्य जरूरी सामान सब्सिडी दर पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका लाभ लेकर आज छोटे किसान भी आर्थिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुसंधान और विकास योजना हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को और अधिक किफायती बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित प्रासंगिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की दक्षता विश्वसनीयता में सुधार करना भी है। इस योजना का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के लिए एक नवाचार इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच साझेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। ये योजना आवश्यक नीति और नियामक सहायता प्रदान करके हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विस्तार और व्यावसायीकरण में भी सहायता प्रदान करेगी। 15 मार्च 2024 को योजना के दिशा निर्देशों को जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अनुसंधान और विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 400 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। आज के समय में पॉली हाउस में खेती को मुनाफे का सौदा माना जाता है, क्योंकि किसान इसमें ऐसे बाजार मांग के अनुसार फल, फूल और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस तकनीक महंगी होने के चलते सभी किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा पॉली हाउस की नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा छत विस्थापित पॉली हाउस तकनीक का विकास किया गया है। अभी मौजूद पॉली हाउस में वर्ष भर खेती करने में किसानों को काफी समस्या आती है, खासकर गर्मी के सीजन में। ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय विस्थापित पॉली हाउस में किसान मौसम के अनुसार पॉली हाउस की छत को बदल सकते हैं, जिससे वर्ष भर गुणवत्तापूर्ण सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड पॉली हाउस में मिट्टी और हवा का तापमान और प्रकाश की तीव्रता काफी उच्च होती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन को सालों भर खेती के अनुकूल बनाने के लिए इसे कम करना आवश्यक है।
प्राकृतिक वेंटिलेटेड पॉली हाउस का प्रयोग साल में सामान्यतः 8 से 9 महीना ही हो पाता है। BAU द्वारा विकसित छत विस्थापित पॉली हाउस का निर्माण बांस और आवरण सामग्री से किया जा सकता है। झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। असम के कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, दिखऊ, दिसान, कुशियारा नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2800 गांवों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अकेले मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के 194 गांव जलमग्न है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 39,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 698 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात की हैं। बाढ़ के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल, फसलें बर्बाद हो गई हैं। IMD ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के अलग अलग जिलों में मॉनसून खासा एक्टिव हो गया है। 2-3 दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में खूब बारिश देखने को मिल रही है। वहीं आज पटना सहित राज्य के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पटना में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, गंगा, सोन नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। आइए देखते हैं। मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत कार्यकर्ता हमारे, सहज, सरल, परिश्रमी, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बनाएंगे। भ्रष्ट, बेईमान, अराजक सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति कुंटल तय की गई है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 3 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,710 रुपए। 4 जुलाई को इसके भाव में 65 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,645 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जैतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 जुलाई को मूंगफली 5,855 रुपए पर बिकी। अमरेली मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,755 रुपए। 4 जुलाई को इसके भाव में 110 रुपए की तेजी आई और भाव 5,865 रुपए पर जा पहुंचा। बक्सरा मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां बीते बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 4,375 रुपए पर हुए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है।
एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 3 जुलाई को मूंग का भाव 7,505 रुपए रहा। 4 जुलाई को इसके भाव में 600 रुपए का उछाल आया और भाव 8,105 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। राज्य की ही अमरेली मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 जुलाई को मूंग का भाव था 7,775 रुपए। 4 जुलाई को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 7,575 रुपए पर पहुंच गए। ध्रोल मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव था 7,325 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 210 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,115 रुपए हो गए। गुजरात की ही वेरावल मंडी में मूंग की भाव की बात करें तो यहां 3 जुलाई को मूंग का भाव 8,005 रुपए रहा। 4 जुलाई को इसके भाव में 45 रुपए की तेजी आई और भाव 8,050 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धान खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई 15 जुलाई तक हर हाल में कर लें। हालांकि जल्द पकने वाली किस्में दूसरे पखवाड़े तक रोपी जा सकती हैं। अगर आप खुशबूदार चावल बोना चाहते हैं तो रोपाई के लिए आखिरी हफ्ता चुनें। ऐसे इलाकों में जहां हर साल गेहूं धान फसल चक्र अपनाया जाता है, वहां प्रति हेक्टेयर 10-12 टन हरी खाद या गोबर की खाद डालें। इस समय किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के लिए कतारों के बीच दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और बीजों के बीच फासला 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। गहराई 4-5 सेंटीमीटर रहेगी। बेबी कॉर्न की बुवाई पूरब पश्चिम दिशा में बनाई मेड़ों पर करें। कपास बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसकी बुवाई मॉनसून आने के बाद होती है। बुवाई के लिए प्लांटर का इस्तेमाल करना चाहिए। रेतीली, लवणीय और सेम वाली मिट्टी को छोड़कर किसी भी जमीन में इसे बो सकते हैं। खरीफ मौसम में किसान सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। खास तौर से उत्तर के मैदानों, मध्य भागों
और पूर्वोत्तर में इसे 15 जुलाई तक बोया जा सकता है। दक्षिणी भागों में जुलाई के अंत तक बुवाई होगी। गन्ना किसान यूरिया की बाकी बची एक बोरी को मॉनसूनी बारिश होने पर डाल दें। देर से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई के बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम लीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हाथरस सत्संग हादसे में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में यूपी समेत बाहरी राज्यों में भी छापे मारे जा रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों के लिए आतंकवाद सबसे अहम चुनौती है। कई राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल लगातार अस्थिरता के साधन के रूप में करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि SCO को अपनी प्रतिबद्धता से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और इस मामले में हम दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उनके आवास पर मुलाकात की।
हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने बेंगलुरु के राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के करियप्पा हॉल में कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 72 घंटों तक चले नक्सल अभियान के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक समाप्त करते हुए 5 हथियारबंद माओवादियों को ढेर कर दिया है। और जौनपुर के वाजिदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन का ध्यान अब वाजिदपुर के जेसी चौराहा और ओलंदगंज पर है, जहां 3650 आवासीय और व्यावसायिक भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।